See, army is a way of life. Okay. Lot of people feel that it's a career option और कैसा रहेगा. Hmm. So, in the nutshell, there are 4 things जिसके लिए आदमी काम करता है. पैसा, अगर हिंदी में बोलूँ तो. जी. लोकेशन, Okay. सोशल स्टेटस और पैशन. Hmm. अब अगर इसमें से चारों मिल जाएं तो आप भगवान के पास पहुंच, मतलब भगवान की तरह ही हो जाओगे आप, क्योंकि आपको सब कुछ मिल गया. तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. Hmm. बट अगर अब वही बात आती है, आप कॉम्प्रोमाइज कहाँ करना चाहते हो? Hmm. सोशल स्टेटस पे, पैसे पे, लोकेशन पे, या अपने पैशन में? Hmm. आर्म फोर्सेस, चाहे आप किसी भी रैंक में कैसे भी ज्वाइन करिए, आपका सोशल स्टेटस हमेशा एक अव्वल दर्जे का रहेगा. उसको कोई मैच नहीं कर सकता, चाहे वो आप इंडिया में हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे आप कहीं पे भी हो. हाँ, पैसा और लोकेशन थोड़ा सा कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट एट द एंड ऑफ द डे social status is something which is which defines us as human beings, as people. And it's a very unique feeling, wearing that uniform day in and day out. और उस फीलिंग को इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैच कर सके. ग्रेट. तो कर्नल साहब, आप सबसे पहले तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि किसी को अगर आर्मी ज्वाइन करना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है. मैं 2-3 सवाल आपके साथ एक साथ दे रहा हूँ, फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा. किसी को आर्मी ज्वाइन करना है, उसका प्रोसीजर क्या रहता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और किस लोअर रैंक से लेके किस हायर रैंक पे वो एट ए टाइम ज्वाइन कर सकता है. ग्रेट क्वेश्चन रोहित, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, अब मैं सिलेक्शन प्रोसीजर में भी काफ़ी सालों से हूँ जी. कि अवेयरनेस और नॉलेज उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हम चाहते हैं कि हमारे यंगस्टर्स में हो, और उसी वजह से वो शायद कभी कभार डर जाते हैं आर्म फोर्सेस को लेके. इससे पहले मैं एक थोड़ा सा स्टेप पीछे लेना चाहूँगा सिलेक्शन प्रोसीजर से पहले, कि जनरली एक हमारी पॉपुलेशन के लिए आर्मी इज़ सियाचिन, हाँ. कारगिल वॉर और कश्मीर की लड़ाइयाँ, हाँ. और अब मणिपुर की चीज़ें. बट आर्मी इज़ मच बियॉन्ड दैट. ओके. दोज आर ऑपरेशनल एरिया. जैसे मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, ऑब्वियसली आर्मी जैसे मैंने पहले बोला आपको एक वे ऑफ लाइफ है, आप पे ही रहते हैं. बट अगर आप रिस्क फैक्टर्स देखें तो एंड स्टडीज हैव प्रूवन दिस कि एक आदमी जो एक नॉर्मल सड़क पे आज किसी मेट्रो में चल रहा है, ही और शी इज एट मोर रिस्क बिकॉज ऑफ अस. हाउ आर्मी बिकम्स डिफरेंट, बिकॉज द वे वी साइन दैट वी वांट टू ज्वाइन, हम वॉलंटियर कर रहे हैं कि हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देश के लिए अपनी जान भी दे देंगे. तो सड़क पे चलते हुए आदमी को वो तैयार नहीं है कि मेरे को एक्सीडेंट हो जाएगा यार, मैं कुछ होगा. बट जब मैं रिस्क की बात करता हूँ, सो लेट्स गो बियॉन्ड कारगिल एंड ऑल दोज थिंग्स. येस, दोज आर ऑल्सो आर ऑपरेशनल एरियाज, और वहाँ पे काफ़ी कुछ चलता है. बट आर्म फोर्सेज हैज़ गॉट मच मोर टू ऑफर. बहुत कुछ ऑफर करते हैं. एक एडवेंचर, आपकी जो लाइफ होती है, जैसे मैंने सोशल स्टेटस के बारे में आपसे पहले बात की, एक फीलिंग ऑफ प्राइड जो आपके डिपेंडेंट्स, पेरेंट्स और सभी में आएगी. आप वो चीज़ें ना इतना एंजॉय कर पाएं जितना वो लोग कर पाएंगे जस्ट बीइंग एसोसिएटेड विद यू. एक चीज़ मैं थोड़ा सा कट करूंगा आपको. अभी आपने बताया कि मतलब जो नॉर्मल इंसान है उनके लिए आर्मी केवल कारगिल और सियाचिन और मणिपुर, तो जो बॉर्डर्स हैं या फिर जो थोड़ा सा इस टाइप के एरियाज होते हैं, इसके अलावा भी आर्मी और इंडिया में रहती है? एब्सोल्युटली. ओके. एब्सोल्युटली. आर्मी, सी, तो आर्मी इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहीं पे भी. ओके. सो हमारा आर्मी का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेफगार्डिंग द कंट्री बॉर्डर्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन. बट हमारी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं कि इंटरनल डिसऑर्डर्स से भी कभी कभार कुछ प्रॉब्लम आती है. जैसे आई थिंक हम लोग शायद तब पैदा भी नहीं हुए थे, बट वो इमरजेंसी की लोग बात करते हैं, या लोग बात करते हैं जब कहीं राइट्स हो रहे होते हैं और फ्लैग मार्च की बात करते हैं, तो वो भी आर्मी की फ्लड रिलीफ की बात करते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की बात करते हैं. क्योंकि एक बार आर्मी आ जाती है उसके बाद जनरली लोगों लगता है अब सब कुछ सॉर्टेड है, अब सॉर्टेड है, अब सब कुछ ठीक से ही होगा और सुचारू रूप से चलेगा. तो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा अगर हम अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है डिप्लॉयड, तो हमें अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रिक्विजिट करती है, रिक्विजिशन देती है मजिस्ट्रेट कि आप हमारी मदद के लिए आइए, चाहे वो फ्लड रिलीफ के लिए हो, अर्थक्वेक में कहीं कुछ हेल्प करनी हो, अर्थक्वेक के बाद, या कोई भी नेचुरल कैलामिटी, या कभी राइट्स हो, कुछ हो, तो उसके लिए भी हम अपनी, क्योंकि हम आफ्टर ऑल वी आर सिटीजन ऑफ द सेम कंट्री, एंड दैट बिकम्स दैट इज आवर सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन वी also get help the civil administration out. So now
आज हमारे बॉर्डर एरियाज की बात करें तो हमारे पास कश्मीर में एक पहाड़ी इलाका है जो पूरा बॉर्डर एरियाज है, राजस्थान है जो डेजर्ट एरिया है, उसी के बाद नीचे चले जाइए तो केरला और ये जो कोस्ट लाइन है वो भी हमारा एक तरह से एक बॉर्डर ही है। तो हमारे कुछ ट्रूप्स वहाँ पे, कुछ ट्रूप्स वहाँ पे भी डिप्लॉयड रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उस तरीके से वो डिप्लॉयमेंट चेंज होती रहती है। ओके, आपने मेरे से पूछा सिलेक्शन प्रोसीजर के Yes. बारे में। नाउ देर आर ऑलमोस्ट डबल डिजिट वेज ऑफ ज्वाइनिंग आर्म फोर्सेज एज एन ऑफिसर, ओके, ऑलमोस्ट डबल डिजिट, अराउंड 15 से 20 के बीच में। ठीक है। दैट इज एज एन ऑफिसर ओनली, ओ, क्योंकि आर्मी अभी जैसे हमारी आर्मी एक्सपैंड हो रही है टेक्निकली, नॉट मैन पावर वाइज हमारी सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है इन द वर्ल्ड, बट अभी हम जैसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं और टेक्निकली सुपीरियर होना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी नीड पीपल हु आर मोर टेक्निकली क्वालिफाइड। एंड देयर आर टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन होता है कि आप वो बाहर से अपनी इंजीनियरिंग करें या कोई उस तरह की डिग्रीज लें और उसके बाद आए। सेकेंडली हम उसको अपने पास भी करवाते हैं, so that qualifications and criterias become different. So that is as far as the officer rank is concerned. ओके, Below officer rank, now you must have heard अग्निवीर schemes आई हैं और अलग अलग तरह की अग्निवीर। schemes जो आई हैं, यस, तो उसमें आप एज अ जवान आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन डायरेक्ट जेसीओज की एंट्री भी होती है, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की, जैसे हमारे रिलीजियस टीचर्स होते हैं या कोई स्पोर्ट्स कोटे में जाते हैं या अलग तरीके से, और जो हमारे स्पेशली मेडिकल सर्विसेज में उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसकी डिटेल नॉलेज के लिए रोहित मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारी जो क्राइटेरियाज हैं डिपेंडिंग ऑन की डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स, Right. हमारी डायरेक्टर जनरल रिक्रूटिंग की साइट है, Okay. उस पे जाके एक बार क्राइटेरिया जरूर देख वो लीजिए। साइट आप बता सकते हैं? हाँ, इट इज, आई विल जस्ट सेंड यू द लिंक। ओके, ओके, हाँ, आप लिंक आप शेयर करिएगा, आप वो comment में लिंक डाल- मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, Right. तो किसी को भी अगर उसके बारे में थोड़ा डिटेल Absolutely, जानना है तो वो उस पर absolutely. देख सकता है। अब आते हैं प्रोसीजर के ऊपर। ठीक है। तो प्रोसीजर में भी जवानों की एंट्री या पर्सन्स बिलो ऑफिसर रैंक की एंट्री के लिए तो नॉर्मल हम फिजिकल एक्यूमेंट पे ज़्यादा जोर देते हैं। ओके, अगेन ये डिपेंड करेगा रोहित, जैसे इन्फेंट्री रेजिमेंट है या आर्टिलरी रेजिमेंट है, आर्मर्ड रेजिमेंट है, जो फाइटिंग आर्म्स है हमारे, या हमारे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स है या मेडिकल सर्विसेज, सबका थोड़ा सा अलग रहता है, बट मोस्टली वी फोकस मोर ऑन देयर फिजिकल एम्पावर्स। ओके, नाउ एज ऑफिसर्स वी फोकस स्लाइटली मोर ऑन द टॉप फ्लोर, राइट, बिकॉज दैट इज वाई जो हमारा प्रोसीजर रहता है, इट इज सपोज टू बी द टफेस्ट इन द वर्ल्ड। यू मे फील कि सर इतना क्या मुश्किल होगा इस चीज के बारे में। हाँ, इट्स अ 5 day इंटरव्यू। कहीं पे भी पूरी दुनिया में 5 दिन का इंटरव्यू कहीं नहीं चलता। 5 days। इट इज अ 5 day इंटरव्यू। और इंटरव्यू लेता कौन है? तो इंटरव्यू कौन लेता है उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। ये बताता हूँ कि इंटरव्यू में हम देखते क्या हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो मान लेते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी एक प्रिज्म है, और एक प्रिज्म के अंदर हम जब व्हाइट लाइट को बम्बार्ड करते हैं उसका हम रिफ्रैक्शन पैटर्न आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं इस व्हाइट लाइट की जगह, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, हम सबको पता है, वॉयलेट टू रेड। मान लेते हैं इस लाइट में 15 कलर्स हैं, ओके, और ये मेरा अपना एक पेटेंटेड तरीका है समझाने का, कोई भी अगर पूछता है राइट, कि अगर वो 15 कलर्स हैं हमारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, लेमैन टर्म्स में बात करें, इंटेग्रिटी, लॉयल्टी, डिटर्मिनेशन, करेज, इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, सोशल एडेप्टेबिलिटी और वो सारी चीज़। ओके, अब हमने बम्बार्ड किया और उसका एक रिफ्रैक्शन पैटर्न निकला, कोई ज़्यादा है, कोई कम है, कोई कुछ है और कैसा है। उस पैटर्न को हम 3 लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी पे देखते हैं। ओके, कॉन्शियस लेवल, यानी कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। सब कॉन्शियस लेवल, बॉडी लैंग्वेजेस, एक्सप्रेशन, मैं बोल कुछ रहा हूँ, और इसका हमारे हिंदी सीरियल्स आपको बहुत अच्छा उदाहरण दे सकते हैं कि बोलना कुछ चाह रही है सास बहू से और निकलता कुछ है, कि वो मतलब कुछ और होता है, जो हम लोगों की आंखों में देखते हैं, अरे अरे यही है जो गलत बात हो गई। और तीसरा है अनकॉन्शियस लेवल, कि अगर मैं अभी आपको सुला दूं और तब आपसे कुछ सवाल पूछने शुरू करूं जो आपकी बिल्कुल लेटेंट मेमोरी में छुपे होंगे, वो सवाल जो जवाब देंगे, तो वो अनकॉन्शियस लेवल हो गया। ओके, सो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल। और उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये 26 जनवरी 15 अगस्त पे तो हम सारे करते हैं, बट जब गोली चलेगी तो वो कैसे बिहेव करेगा या करेगी, वो देखने के लिए हमें देखना है कि तीनों लेवल पे सेम है ये पर्सन। ओके, इसका अगर रोहित तीनों लेवल पे एक कॉन्ग्रुएंस या एक सम्मेलन होता है, तभी हम उसको सिलेक्ट करते हैं एज एन ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस। ओके, So in the nutshell, this is the complication of the process. Now, to go with this, या, the same person who is checking at the conscious level cannot go to the subconscious or unconscious part, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग, उसके टेस्ट, उसकी बैटरी, उसके तरीके, उसके टूल्स अलग होंगे। तो 3 लोग तो ये हो गए
जो आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट और एक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर यानी कि बॉडी लैंग्वेजेस वाला, जो कि मैं था इन द सिलेक्शन। ओह ग्रेट। सो ये 3 लोग सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद एक चौथा तरीका होता है, जो हम इन तीनों का जो मिश्रण जिसको मैं बोल रहा था आपको, उसमें हम सभी एक साथ बैठते हैं। उससे पहले हम कोई डिस्कशन नहीं होता कि ये कौन है, कैसा है, रोहित कैसा है, अंकुर कैसा है, कोई बात नहीं करता। ये कॉन्फिडेंशियलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए, चाहे हम अपने घरों में एक दूसरे के घर जाएं, दिवाली होली कोई फंक्शन हो, बट कार्डिनल सिन माना जाता है इसको, एक घोर पाप माना जाता है अगर आप किसी भी कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं तो, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी इस लेवल की रहती है। क्योंकि आफ्टर ऑल आर्म फोर्सेस, जैसे मैंने आपको बोला, वे ऑफ लाइफ है, बट जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं ऑफिसर्स के सर पे। तो अगर मान लेते हैं हम कभी गलती से किसी गलत ऐसे इंसान को हम अंदर ले लें जो शायद उस लेवल पे ना हो, खरा ना उतरे, तो शायद बहुत ज़्यादा, शायद नहीं, वो पहले भी प्रूवन है कि बहुत नुकसान हो सकता है। अच्छा, जो ऑफिसर्स का आपने बताया कि ऑफिसर्स में देखा जाता है कि मेंटली कितने ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उनका फिजिकल भी जैसा जवान का फिजिकल होता है वैसा ही होता है या कुछ डिफरेंट होता है? थोड़ा सा अलग होता है। मेंटली व्हेन आई सेड कि मेंटल फिजिकल अगर 2 पार्ट हो गए, तो इन द एंट्री बिलो ऑफिसर रैंक जनरली फिजिकल इज मोर हैवी, ओके, एंड इन द ऑफिसर्स रैंक फिजिकल देखा जाता है, बट मेंटल एस्पेक्ट्स आर फार मोर प्लानिंग प्लॉटिंग। हाँ जी, करेक्ट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टीम को कैसे लेके चल रहे हैं, लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं उनकी, क्योंकि आफ्टर ऑल उसको एक जो हमारा यंगस्टर है, जो जैसे ही कमीशन होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, क्योंकि मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स हैं, दूर दूर जगह में डिप्लॉयमेंट है, वो इंडिपेंडेंट एक कंपनी का, यानी कि 100 लोगों के जान माल की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। तो उस लेवल की अगर जिम्मेदारियां उसके ऊपर आनी है तो उसको उस तरीके से सक्षम भी होना चाहिए।